हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कोर कार्ड क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में तो सबको पता होगा कि सबने प्लांट्स और एनिमल्स अपने अराउंड देखे हैं। जी यस, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में तो सबको पता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कंजर्वेशन किसके, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सबसे पहले हम कंजर्वेशन समझ लेते हैं कि कंजर्वेशन क्या होता है। तो कंजर्वेशन का मतलब होता है प्रोटेक्ट, यानी कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, हमें संरक्षण करना है किसका, प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स को हमें सुरक्षित रखना है। सेकंड, कंजर्वेशन का मतलब होता है जुडिशरी यूज़ करना। जुडिशरी यूज़ करने का मतलब ये है कि हमें वाइजली यूज़ करना है। क्या इस जगह हमें प्लांट्स और एनिमल्स का जो यूज़ है हम कितना कम कर सकते हैं, हमें बहुत ही वाइजली यूज़ करना पड़ता है। तो वाइजली यूज़ करना और प्रोटेक्शन ही क्या कहलाता है, कंजर्वेशन। अब हम बात कर लेते हैं इकोसिस्टम। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इकोसिस्टम क्या होता है। ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया along with the non-living components such as climate, soil, river deltas, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम। यानी कि अगर हम इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में देखें तो जो हमारा बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स हैं, बायोटिक मतलब लिविंग्स और अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या कहलाता है, हमारा इकोसिस्टम। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे नेचर को बैलेंस करके रखता है। अगर हमने प्लांट्स और एनिमल्स का कंजर्वेशन नहीं किया तो हमारे नेचर के अंदर क्या आ जाएगा, डिस्टर्बेंस आ जाएगा। हमारा नेचर जो अभी बैलेंसिंग पोजीशन पे चल, ये अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है। तो जनरली बच्चे क्या होते हैं, इकोसिस्टम, इकोस्फीयर, बायोडाइवर्सिटी में क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, उनको इजीली समझ में नहीं आता कि तीनों चीज़ें हैं क्या। अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इकोसिस्टम। ठीक है। इको मतलब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में इंटर रिलेशन, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ अपने एक बॉन्ड शेयर करते हैं। ठीक है। वो बॉन्ड शेयरिंग, उनका आपस में इंटर रिलेशन कैसा है और ये आपस में डिपेंडेंट है। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी डिपेंडेंट है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी क्या कहलाती है, इनकी इकोसिस्टम, यानी कि ये क्या है, इंटर रिलेशन है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं बायोस्फीयर, सॉरी यहाँ पे ये बायोस्फीयर होगा। अगर हम बायोस्फीयर की बात करते हैं तो बायोस्फीयर भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक स्पेयर है। यहाँ पर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस स्पेयर के अंदर रहते हैं उस स्पेयर को हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। थर्ड वन इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वैरायटी मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो तीनों आपको इजीली समझ में आए होंगे। इकोसिस्टम में इनके बीच का इंटर रिलेशन है। बायोस्फीयर में एक स्फीयर के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं और बायोडाइवर्सिटी में लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो वैरायटी मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 7.1 डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, तो डिफॉरेस्टेशन में आप देखोगे ये डी प्लस फॉरेस्ट वर्ड से बना है, यानी कि फॉरेस्ट की कटिंग क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन। कटिंग और क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। आप ऊपर डायग्राम में भी देख सकते हो कि पहले यहाँ पे प्लांट्स थे बट अब यहाँ इस जगह पे प्लांट्स नहीं, हमने प्लांट्स की क्या कर दिया, कटिंग कर दिया। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारा डिफॉरेस्टेशन। अब हम प्लांट्स की कटिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पर्पज, कुछ पर्पज यहाँ पे लिखे हुए हैं। प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन, हमें वहाँ, हमारे पास कल्टीवेशन, खेती करने के लिए जगह नहीं है, तो खेती करने के लिए जगह हमें एक प्लेन सरफेस चाहिए। और प्लेन सरफेस कैसे मिलेगी, अगर हम प्लांट और ट्रीज को काटेंगे उस जगह से तब हमें प्लेन सरफेस मिल जाएगी। यानी कि हम कल्टीवेशन प्रोसेस के लिए डिफॉरेस्टेशन करते हैं। सेकंड वन इज बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्री, घर और फैक्ट्रीज बनाने के लिए हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, लकड़ियों को काटते हैं। मेकिंग फर्नीचर, अपने घर का फर्नीचर बनाने के लिए। और यूजिंग वुड एज अ फ्यूल, आपने कंबशन एंड फ्लेम वाले चैप्टर में देखा होगा, कोल, चारकोल, ये सब किससे बन रहा है, ट्रीज से बन रहा है, तो हम इसको एज अ फ्यूल भी यूज करते हैं। ठीक है। ये तो सारे क्या मैन मेड कॉजेज है, कुछ नेचुरल कॉजेज भी होते हैं। ठीक है, जो डिफॉरेस्टेशन कंडक्ट करते हैं। पहला क्या है, फॉरेस्ट फायर्स।
फॉरेस्ट फायर मैंने आपको कंबशन फ्लेम वाले चैप्टर में बताया था कि स्पॉन्टेनियस कंबशन के अंदर कभी कभार क्या होता है, फॉरेस्ट में इतनी गर्मी होती है कि वहाँ के जो सूखे पत्ते जो नीचे ज़मीन पे पड़े हुए ऑटोमेटिक क्या करते हैं, फायर कैच कर लेते हैं, जिससे हमारा जो फॉरेस्ट रिजर्व है, फॉरेस्ट है, वो क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट फायर। सेकेंड वन इज सीवियर ड्रॉट्स। सीवियर ड्रॉट्स क्यों, क्योंकि अगर हमारा नेचर अनबैलेंस हो गया तो हमारा वाटर साइकिल क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। वाटर साइकिल डिस्टर्ब होने की वजह से रेन जो हर बारी प्रॉपर अमाउंट में धरती पर होती है, अगर रेनफॉल नहीं होगी तो वो जगह क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। आप ऊपर डायग्राम में भी देख सकते हो, यहाँ पे रेनफॉल नहीं हुई तो ये जगह क्या हो गई, सूख गई है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीवियर ड्रॉट्स। इसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होगा, क्योंकि ड्रॉट्स होने की वजह से कोई प्लांटेशन ही नहीं होगा। अगर वहाँ पे ट्रीज हैं और ड्रॉट्स वाली कंडीशन आ जाती है तो ट्रीज ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं टॉपिक 7.2 कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मैंने आपको बता दिया है, द कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमें क्या कॉन्सिक्वेंस झेलने पड़ रहे हैं, मतलब हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है इंक्रीज द लेवल ऑफ CO2 इन द एटमोसफेयर। डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ट्रीज और प्लांट्स कटने की वजह से हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है। तो मैं सपोज करूँ ये हमारा अर्थ है, ये क्या है, हमारा अर्थ है। अब CO2 का लेवल क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो इसके चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ ये क्या हो रहा है, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है। और ये हमारा सन है। सन से हमें कौन सी रेज मिलती है, यूवी रेज। अब यूवी रेज आती तो सन से और गिरती किसके ऊपर है, अर्थ के ऊपर। और यूवी रेज जब अर्थ के ऊपर गिरती है तो अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज। ठीक है, अर्थ यूवी रेज आई अर्थ के ऊपर और अर्थ का टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। लेकिन रिफ्लेक्शन प्रोसेस के बाद ही यूवी रेज अर्थ से टकराने के बाद वापस कहाँ जाती है, सन की तरफ जाती है। लेकिन जो ये हमारा CO2 है, ये क्या कर लेता है, यूवी रेज को ट्रैप कर लेता है और ट्रैप करके इसको वापस कहाँ फेंक देता है, अर्थ के ऊपर। तो अर्थ का टेम्परेचर आप यहाँ नोटिस करोगे 2 बार इंक्रीज हो रहा है। कैसे, पहली बात तो जब सन से यूवी रेज अर्थ पे आई तब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जब गई तो CO2 ने इसको ट्रैप करके वापस कहाँ कर दिया, अर्थ के ऊपर वापस भेज दिया। तो अर्थ का टेम्परेचर फिर से इंक्रीज हो गया। तो CO2 क्या काम कर रहा है, ये CO2 जो गैस है ये यूवी रेज को ट्रैप करके अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है। इतना समझ में आ गया। और अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज ही करना क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग। तो इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। अगर हमारा CO2 का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो गया तो आपको समझ में आ गया, ये पूरी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। वार्मिंग मतलब गर्म होना, मतलब क्या, टेम्परेचर। तो ये क्या कर रहा है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, किसकी वजह से, डिफॉरेस्टेशन। हमें पता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कि प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, CO2 को अब्जॉर्व करते हैं और CO2 की हेल्प से फूड अपना प्रिपेयर करते हैं। बट क्या है, अब आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पे तो प्लांट ही नहीं रहा, प्लांट नहीं रहा तो CO2 कौन अब्जॉर्व करेगा। हम भी ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू प्लांट से ऑक्सीजन लेते हैं और प्लांट्स को क्या देते हैं, CO2 देते हैं। अब आप यहाँ डायग्राम में देखोगे कि प्लांट्स और ट्रीज ही नहीं है तो CO2 कौन अब्जॉर्व करेगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ से होएगी। अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती तो CO2 कहाँ जा रहा है, और ये पूरा का पूरा CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग को कंडक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा CO2 इंक्रीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अर्थ का टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज होगा ये क्या करेगा, हमारी जो वाटर साइकिल है इसको क्या करेगा, पूरा का पूरा डिस्टर्ब करेगा। इसका मतलब अब हमारे यहाँ क्या, रेन नहीं हो रही। अगर रेन नहीं होगी तो हमारा जो ग्राउंड वाटर है ये क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। यानी कि हमारे जो सरफेस के ऊपर जो ग्राउंड वाटर रहता है, जो ऊपर वाली लेयर के यहाँ पे जो हमारा ग्राउंड वाटर रहता है, ये ग्राउंड वाटर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा लो हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हमारे अर्थ के चारों तरफ जो पॉल्यूटेंट आता है, रेन आती है तो सारे पॉल्यूटेंट कहाँ पे सेटल हो जाते हैं, अर्थ के ऊपर आके सेटल हो जाते हैं। ट्रीज ही नहीं है, ट्रीज ही नहीं है, CO2 इंक्रीज हो गया, वाटर साइकिल हमारा पूरा डिस्टर्ब हो गया, रेन नहीं हो रही तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा पॉल्यूशन लेवल को हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। और ये सारी प्रोसेस से क्या हो जाएगा, हमारा जो
नेचर है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो गया। यानी कि जितने भी एटमॉस्फेयर में, जितने भी इन्वायरमेंट में साइकिल्स चल रही थी, प्रोसेस चल रही थी, सारी की सारी क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। तो ये हमारे नेचर को भी डिस्टर्ब करता है। लीड्स टू डीसर्टिफिकेशन और डिफॉरेस्टेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है डीसर्टिफिकेशन। ठीक है, ये लीड करता है डीसर्टिफिकेशन। डीसर्टिफिकेशन में आप स्टार्टिंग में देखोगे कि डेजर्ट वर्ड आ रहा है, तो बस इसका आंसर यही है कि ये जो डीसर्टिफिकेशन ऐसे प्रोसेस है जो हमारे लैंड को डेजर्ट में चेंज कर रहा है। आप यहाँ ऊपर डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जैसे हमने प्लांट्स को कट किया है ना, सॉइल इरोजन हुआ, पूरा का पूरा सरफेस हमारा क्या होगा, डेजर्ट के अंदर चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डीसर्टिफिकेशन देखते हैं कि ये होता क्या है। अ प्रोसेस इन विच अ फर्टाइल लैंड किस में कन्वर्ट हो रही है, डेजर्ट के अंदर। मैंने आपको बताया था डीसर्टिफिकेशन में पहला वर्ड क्या आ रहा है, डेजर्ट। इसका मतलब ये है कि जो हमारी फर्टाइल लैंड है, जो हम कल्टीवेशन में यूज़ कर सकते थे, फूड प्रोडक्शन कर सकते थे, क्रॉप मैनेजमेंट कर सकते थे, सारा का सारा क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया और लैंड हमारी किस में चेंज हो गई, डेजर्ट के अंदर चेंज हो गई। अगर मैं इसको आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो इट एक्सपोजेज द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल टू नेचुरल फैक्टर। जो हमारी टॉप लेयर होती है, जो हमारी फर्टाइल लेयर होती है, इसको ये नेचुरल फैक्टर्स के लिए एक्सपोज कर देती है। और वो नेचुरल फैक्टर क्या है, हमारे विंड और सनलाइट। अब क्या होता है, अभी नेचुरल फैक्टर विंड और सनलाइट कैसे काम कर रहे हैं। सपोज करो ये हमारे फॉरेस्ट है ना, बहुत सारे पेड़ हमने यहाँ पे लगा रखे हैं और ये हमारी टॉप मोस्ट लेयर है, ये सारी हमारी फर्टाइल लेयर है। अब क्या होता है कि विंड यहाँ से चलना स्टार्ट करी, हवा यहाँ से चलना स्टार्ट करी, ये पेड़ है तो इन्होंने इस हवा को क्या करा, यहाँ पे रोका। इसकी वजह से जो हमारी ये फर्टाइल लेयर है ये हवा के साथ उड़ के आगे नहीं जाती है। वैसे लाइट के साथ होता है, ऊपर से अगर यहाँ पे सनलाइट गिरती है तो ये प्रॉपर क्वांटिटी में सन रेज को यहाँ पे गिरने नहीं देते, जिसकी वजह से जो टॉप लेयर है वो अनफर्टाइल नहीं होती है। यानी कि यहाँ पे फॉरेस्ट होने की वजह से ना तो ये सन से डायरेक्ट एक्सपोज कर रही है लैंड हमारी, और ना ही विंड आने पर ये जो हमारी फर्टाइल लैंड है, जो हमारी काम की लैंड है टॉप मोस्ट लेयर, ना ही वो उड़ के आगे जा रही है। तो इन दोनों फैक्टर्स में, इस वाली कंडीशन में अगर हमारे फॉरेस्ट है तो दोनों फैक्टर्स में हमारी टॉप लेयर एक्सपोज नहीं हो रही तो डीसर्टिफिकेशन नहीं होगा। लेकिन अगर सपोज करो मैं यहाँ से प्लांट ही हटा दूँ, ये सारे फॉरेस्ट यहाँ से हटा दूँ, अब फॉरेस्ट सारे हटाने की वजह से क्या हुआ कि सनलाइट की सारी रेज तो यहाँ पे गिर रही है, यानी कि हमारी टॉप मोस्ट लेयर है वो एक्सपोज हो गई। और जब विंड यहाँ से चलेगी तो ये हमारी जो काम की टॉप लेयर है ना, इसको अपने साथ उड़ा के यहाँ से ले जाएगी। यानी कि अब इस पूरे लैंड को इसने क्या कर दिया, डेजर्ट के अंदर चेंज कर दिया। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीसर्टिफिकेशन। और जो ये विंड अपने साथ ही टॉप मोस्ट लेयर, काम की लेयर को उड़ा के साथ ले जा रही है ना, इसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। यानी हमारी सॉइल का क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है, क्योंकि हमारी इतनी सारी सॉइल के अंदर सिर्फ ऊपर की सॉइल ही हमारे लिए काम की है और हवा क्या कर रही है, इसको अपने साथ उड़ा के ले जा रही है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। ठीक है, जो हमारी टॉप लेयर है उसका क्या करती है, रिमूवल करती है, उसको हटा देती है। एंड एक्सपोज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर। और क्या एक्सपोज करती है, हमारे लिए बचा क्या देती है, लास्ट में लोअर नीचे वाली हार्ड और रॉकी लेयर्स बचा देती है, जो कि हमारे काम की नहीं है। क्यों, क्योंकि ये लेयर हमारी लेस फर्टाइल होती है और इसके अंदर लेस ह्यूमस होता है। तो इतना समझ में आ गया आपको कि सॉइल इरोजन क्या होता है, हमारी टॉप लेयर को विंड अपने साथ उड़ा के ले जाती है और हमारे लिए पीछे क्या छोड़ जाती है, लेस ह्यूमस और लेस फर्टाइल वाली सॉइल छोड़ जाती है, जो हमारे लिए किसी काम की नहीं होती। इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। फर्टिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से हमारा पूरा जो क्रॉप मैनेजमेंट है पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। मैंने आपको चैप्टर 1 में क्रॉप मैनेजमेंट बताया था। अब जब हमारे पास फर्टाइल लैंड ही नहीं रहा तो हम कल्टीवेशन कहाँ से करेंगे, जब कल्टीवेशन नहीं करेंगे तो क्रॉप्स कहाँ से उगाएंगे, काटेंगे और उसका मैनेजमेंट क्या करेंगे। तो ये सब हमारा पूरा डिस्टर्ब हो गया। और इंक्रीज द चांसेस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़। अब नेचुरल कैलामिटीज़ के चांसेस इंक्रीज हो गए। कैसे, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इट ऑल्सो डिक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। जो हमारे टॉप मोस्ट लेयर थी इसी के पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब अगर यहाँ पे रेन गिरी इसके ऊपर तो ये पानी क्या करेगी, फर्टाइल सॉइल क्या करेगी,
अब्जॉर्व कर लेगी। अब ये जब फर्टाइल सॉइल यहाँ पे रहेगी ही नहीं सॉइल इरोजन के कारण, तो ये जो पानी क्या है ये अपने साथ बह जाएगा, यानी कि ग्राउंड लेवल भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा, वाटर ग्राउंड लेवल में हमारा वाटर जाएगा नहीं, तो हमारा जो ग्राउंड लेवल वाटर था वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ही नहीं रहेगी, तो ये पानी क्या सारा का सारा बह जाएगा। और जब पानी क्वांटिटी में बहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लड। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फ्लड आ जाएगा। और ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से रेनफॉल नहीं होगी। अगर रेनफॉल नहीं होगी तो ऐसी कंडीशन हो जाएगी, सीवियर ड्रॉट्स वाली कंडीशन हो जाएगी, यानी कि उस जगह सूखा हो जाएगा। सेकंड, इनफिल्ट्रेशन रेट रिड्यूस। अभी इनफिल्ट्रेशन रेट क्या होता है कि पानी यहाँ पे आया, इस लेयर ने इसको ऑब्जर्व कर लिया, अब ये फिल्टर करके इसको नेक्स्ट वाली लेयर में इसने सेंड कर दिया। अब यहाँ से फिल्टर होके ये नेक्स्ट वाली लेयर में जाएगा। ऐसे सारी लेयर जो हमारे सॉइल के सबसे नीचे जाएगा, लेकिन इसी को हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन रेट। अभी इनफिल्ट्रेशन रेट रिड्यूस हो गया, क्यों? क्योंकि हमारी जो ऊपर वाली सॉइल है ये फर्टाइल ही नहीं रही, ये अब्जॉर्व ही नहीं कर रही, तो जितना भी पानी आ रहा है वो तो बह रहा है, यानी कि यहाँ तक तो पानी पहुंचा ही नहीं है, कि पूरी जमीन में पानी नहीं पहुंचा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन रेट रिड्यूस हो गया। इसका मतलब इनकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थी, पानी को पकड़ के रखने की कैपेसिटी थी, वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो ये सारे के सारे हमारे कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट ये आपसे 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन।